बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोगों ने जो लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था, लास्ट लेक्चर में जो डिस्कस किया था चैप्टर 2 में, हम उसको कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर में। तो हमने उसमें लास्ट जो है डिस्कस की थी, जो टॉपिक डिस्कस किया था हमने लास्ट टाइम, वो फ्लैग रजिस्टर्स था। फ्लैग रजिस्टर्स जो हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये एक पूरा रजिस्टर है, जो 64 बिट या 32 या 16 बिट, हम आर फ्लैग, ई फ्लैग या फ्लैग या फ्लैग भी खाली कह सकते हैं। तो इस पूरे रजिस्टर में जितने भी बिट हैं उनको फ्लैग बिट्स कहते हैं। हर बिट का अपना रोल है। ये लास्ट लेक्चर में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि हर बिट का अपना रोल है। तो उनको हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे इन स्लाइड्स में, और साथ साथ बुक में भी देखेंगे इनकी एग्जांपल है, क्योंकि इन स्लाइड्स में इनकी साथ साथ एग्जांपल नहीं है, तो बुक से हम लोग एग्जांपल देखेंगे। तो इसको देखते हैं अब आगे। ये इसकी फिगर है जो आपको बुक में भी नज़र आ जाएगी। तो हम इसको नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं कि इनके बारे में एक एक बिट के बारे में पढ़ते हैं। तो फ्लैग बिट्स विद अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ फंक्शन, जिसमें हमारे पास कैरी है, होल्ड्स द कैरी आफ्टर एडिशन और बोरो आफ्टर सब्ट्रैक्शन, और ये एरर कंडीशंस को भी इंडिकेट करता है। तो पैरिटी है, इसके बाद पी से पैरिटी is the count of ones in a number expressed as even or odd. Logic 0 for odd parity, logic 1 for even parity. If a number contains 3 binary 1 bits, it has odd parity. If a number contains no 1 bits, it has even parity. तो इसका मतलब यह है कि पैरिटी जो है, फ्लैग जो है वो क्या काउंट करता है, नंबर ऑफ वंस, या अगर नंबर ऑफ वन जो हैं वो ऑड हैं तो उसकी पैरिटी जो है वो इवन होगी, और अगर जो है नंबर ऑफ वंस जो है वो आपके पास ऑड हैं तो पैरिटी ज़ीरो हो जाएगी। तो पैरिटी फ्लैग क्या करेगा, जैसे ही वो एक देखेगा कि एक बाइनरी नंबर है, उसके अंदर वो नंबर ऑफ वंस को काउंट करेगा। तो अगर नंबर ऑफ वंस जो है उसमें ऑड हैं तो वो उसको सेट कर देगा ज़ीरो पे। लॉजिक ज़ीरो फॉर ऑड पैरिटी। ये अब वो इसके फंक्शन की बात आ गई है, मतलब कि हर बिट जो है वो किस तरह काम कर रही है। तो पैरिटी वाले जो बिट है फ्लैग रजिस्टर की, उसमें क्या होगा कि वो चेक करेगी कि माइक्रो प्रोसेसर में कोई नंबर हम लोगों ने बाइनरी चेक करना है, तो उसमें क्या होगा कि जितने भी काउंट हैं, आप लोगों ने ये डीएलडी में पढ़ा होगा पैरिटी बिट वगैरह, तो आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ये फ्लैग रजिस्टर के तौर पे एक फ्लैग बिट काम कर रही है। तो वो बताएगी कि पैरिटी जो है वो ऑड पैरिटी के लिए लॉजिक ज़ीरो हमने उसको कंसिडर किया, और लॉजिक वन जो है वो इवन पैरिटी के लिए कंसिडर किया। और पैरिटी चेक कैसे की जाती है, नंबर ऑफ़ वंस काउंट होंगे, अगर वो नंबर ऑफ़ वंस ऑड हैं तो लॉजिक ज़ीरो पैरिटी जो बिट है वो ज़ीरो हो जाएगी, और अगर वो इवन है नंबर ऑफ़ वंस तो वो पैरिटी बिट जो है वो वन हो जाएगी। ये स्लाइड आई थिंक इसमें डबल पे आ गई है, लेकिन इसमें एक एग्जांपल है। पैरिटी इज द काउंट ऑफ वन इन अ नंबर एक्सप्रेस्ड एज इवन और ऑड इफ अ नंबर कंटेन्स थ्री बाइनरी वन बिट। ये वही है, कोई नहीं, इसको हम लोग स्किप करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट फ्लैग बिट है हमारे पास ऑक्सिलरी कैरी। ये इसका जो है फ्लैग बिट का नाम है। ये एक रजिस्टर की बिट्स हैं, ठीक है। 64 बिट का रजिस्टर है, जो हमने ये पहले जो है फिगर में देखा है। ये पूरा एक रजिस्टर है। तो ये जो ऊपर नंबरिंग हुई है ये बिट्स की नंबरिंग हुई है। अब इसके अंदर जो फ्लैग्स जो नेम लिखे हुए हैं स्लॉट के ऊपर, वो फ्लैग बिट्स हैं। जैसे सी है, पी है, कैरी, फिर ऑक्सिलरी कैरी, इस तरह जेड ज़ीरो, एस साइन, टी से ट्रैप है, इसी तरह आई से जो है इंटरप्ट वगैरह। तो हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग ऑक्सिलरी कैरी पे थे। होल्ड्स द कैरी, ऑक्सिलरी कैरी क्या करती है, होल्ड्स द कैरी आफ्टर एडिशन और बोरो आफ्टर सब्ट्रैक्शन बिटवीन पोजीशन 3 एंड 4 ऑफ द रिजल्ट। ये पोजीशन 3 एंड 4 ऑफ द रिजल्ट को देखते हैं, इसकी कोई एग्जांपल है बुक में या नहीं। तो यस, ऑक्सिलरी कैरी में हम लोग कह रहे हैं कि 3, और अगर उसके रिजल्ट में कोई आपके पास कैरी या बोरो का कोई ऑप्शन आता है 3 और 4 बिट के दरमियान, तभी जो है ऑक्सिलरी कैरी वर्क करेगी। तो यहाँ पे एग्जांपल क्या है,
हाईली स्पेशलाइज्ड फ्लैग बिट इज टेस्टेड बाय द DAA एंड DS इंस्ट्रक्शन। ये इंस्ट्रक्शंस हैं जो हम लोग नेक्स्ट 5 चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर ये इंस्ट्रक्शन यूज़ होंगी तभी ये ऑक्सिलरी कैरी के ऊपर बिट्स होंगी, नहीं तो नहीं होंगी। ठीक है, तो हम अपनी स्लाइड पे कंटिन्यू करते हैं। ऑक्सिलरी कैरी क्या कर रही है कि पोजीशन 3 और 4 के रिजल्ट में अगर एडिशन और बोरो हो रहा है, मतलब कि अगर हम लोग कभी सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं तो उसमें हम लोग बोरो करते हैं। अगर जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है नंबर, जिसमें से वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो बड़ा हो, और अगर वो बड़ा नहीं है तो फिर हम लोग नहीं करते बोरो। और कैरी क्या होता है कि अगर एडिशन जो है ज़्यादा, मतलब कि नंबरिंग आ जाए, फ़र्ज़ करें कि 8 + 4 है तो 12 आ जाता है, तो 2 और 1 कैरी हो जाता है, तब ये ऑक्सिलरी कैरी काम करेगी। और वो भी तब जब पोजीशन 3 और 4 जो आपका नंबर है, जो बिट है 3 और 4 बिट के दरमियान अगर कैरी और ये होगा तो इसी तरह ज़ीरो, अगला जो फ्लैग बिट है हमारे पास ज़ीरो। ज़ीरो क्या करता है, शोज़ दैट द रिज़ल्ट ऑफ एन अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन इज़ ज़ीरो। अगर लॉजिक ऑपरेशन हुआ है या कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन उसका रिज़ल्ट ज़ीरो आया है, तो ज़ीरो फ्लैग बिट जो है वो आपको शो करेगी कि ज़ीरो या रिज़ल्ट ज़ीरो नहीं आया। इसको देख लेते हैं हम लोग, ज़ीरो का कोई एग्जांपल। यस, इफ़ z इज इक्वल टू 1 द रिज़ल्ट इज़ ज़ीरो, इफ़ z इज इक्वल टू 0 द रिज़ल्ट इज़ नॉट ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि दिस मे बी कंफ्यूजिंग बट दैट इज़ हाउ इंटेल डिसाइडेड टू नेम द नेम दिस फ्लैग। उलट बात कर जो है यहाँ पे हुई हुई है ना, कि अगर z इज इक्वल टू 1 है, z मतलब फ्लैग बिट जब 1 शो करेगी तो रिज़ल्ट ज़ीरो आया हुआ है, और फ्लैग बिट जब 0 शो करेगी z वाली, तो रिज़ल्ट जो है वो ज़ीरो नहीं है। ठीक है, तो हम स्लाइड में देखते हैं नेक्स्ट फ्लैग, साइन। साइन फ्लैग होल्ड्स द अरिथमेटिक साइन ऑफ द रिजल्ट आफ्टर एन अरिथमेटिक और लॉजिक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट। तो इसमें भी ऐसे ही है, इफ s इज इक्वल टू 1 द साइन बिट लेफ्ट मोस्ट बिट ऑफ अ नंबर इज सेट और नेगेटिव, इफ s इज इक्वल टू 0 द साइन इज क्लियर्ड और पॉजिटिव। ठीक है, वो कहता है कि ये जो s फ्लैग बिट है ये साइन की बिट है कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। वो कहता है कि जब भी आपके पास जो है वो S1 शो कर रहा है तो इसका मतलब है कि नंबर नेगेटिव है, और अगर S जो है वो 0 शो कर रहा है इसका मतलब है कि नंबर जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, ये आपने DLD में साइन और कॉम्प्लीमेंट्स वगैरह पढ़े होंगे, साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म और कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, क्योंकि प्री रेक्विजिट है इस कोर्स का, तो DLD के कॉन्सेप्ट ज़रूरी हैं अगर आपको ये वाले कॉन्सेप्ट समझने हैं तो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ट्रैप आ जाता है। द ट्रैप फ्लैग एनेबल्स ट्रैपिंग थ्रू एन ऑन चिप डिबगिंग फीचर। ये आपके पास अगर कहीं पे कोई एरर है तो ये जो फ्लैग है ये उस एरर को शो करता है। ये फ्लैग बिट जो है कि कहीं पे कोई एरर है तो ये फ्लैग बिट वर्क करेगा। इसकी डिटेल देखते हैं, अगर लिखी हुई है कुछ और। इफ़ द T flag is enabled when the microprocessor interrupts the flow of the program on condition as indicated by the debug register and control register. If the T flag is 0, the trapping feature is disabled. ठीक है, अगर T flag 0 है तो इसका मतलब है कि ट्रैप नहीं करना डीबगिंग को, और अगर 1 है तो वो बताएगा कि कहीं पे एरर है तो उसको ट्रैप करे। ठीक है, जितने भी ये फ्लैग्स हैं हम इनको कह रहे थे कि ये आपके क्या है, जितने माइक्रो प्रोसेसर की मुख्तलिफ कंडीशन इंडिकेट द कंडीशन ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर के वो कहाँ पे क्या काम कर रहा है, क्या फंक्शन हो रहा है, तो ये सारे इंडिकेट कर रहे होते हैं। तो ये सब फ्लैग इसी तरह काम कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंटरप्ट फ्लैग बिट है आपके पास, जो करती है कंट्रोल ऑपरेशन ऑफ द इंटरप्ट रिक्वेस्ट इनपुट पिन। अच्छा, इंटरप्ट्स जो हैं वो भी माइक्रो प्रोसेसर की एक इम्पॉर्टेंट जो है एप्लीकेशंस में आ जाती हैं, कि इंटरप्ट जो है एक पूरा चैप्टर भी है। तो इसके बारे में थोड़ा सी डिटेल देख लेते हैं कि इधर क्या लिखी हुई है। इसमें लिखा हुआ है बुक में, इफ़ आई इज इक्वल टू 1, अगर ये फ्लैग बिट 1 है तो इंटरप्ट पिन इज एनेबल्ड, तो इंटरप्ट पिन जो है वो एनेबल्ड हो जाती है। आई इज इक्वल टू 0 द इंटरप्ट पिन इज डिसेबल्ड। ये एक हार्ड जो है एक माइक्रो प्रोसेसर पे हार्डवेयर पिन है, जहाँ पे जो है वो 1 और 0 को जो है वो इनपुट या उसको बताया जाता है कि आपने कब 1 और 0 होना है। तो इनेबल और डिसेबल के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं इंटरप्ट को। नेक्स्ट हमारे पास डायरेक्शन बिट है, फ्लैग बिट।
जो आपके पास सिलेक्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट मोड फॉर द डेस्टिनेशन इंडेक्स एंड सोर्स इंडेक्स रजिस्टर। डायरेक्शन फ्लैग बिट क्या करी है कि वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट देती है डेस्टिनेशन इंडेक्स और सोर्स इंडेक्स रजिस्टर को। हमने ये पढ़े थे, ये स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ हो रहे हैं, डेस्टिनेशन इंडेक्स और सोर्स इंडेक्स। तो डायरेक्शन जो है वो इनके लिए यूज़ किया जा रहा है, डायरेक्शन फ्लैग बिट। इसमें देखते हैं कुछ डिटेल है तो। अच्छा, यहाँ पे है डिटेल, इफ डी इज इक्वल टू वन द रजिस्टर्स आर ऑटोमेटिकली डिक्रीमेंटेड। अगर डी जो है बिट वन शो करिए फ्लैग बिट, तो रजिस्टर्स जो है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीमेंट, उनमें डिक्रीमेंट जो है, जो भी उसके अंदर डाटा सेव है उसमें एक डिक्रीमेंट हो जाएगा। इफ डी इज इक्वल टू जीरो द रजिस्टर आर ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंटेड, तो वो उसमें जो भी डाटा है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा। The D flag is set with the STD set direction and cleared with the CLD clear direction instruction। ये इंस्ट्रक्शन जो है हम कुछ पढ़ेंगे जो है इससे रिलेटेड आगे जो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं उनमें। इसके बाद ओवरफ्लो फ्लैग है, ये क्या करता है, अकर्स व्हेन साइन नंबर्स आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड एंड ओवरफ्लो इंडिकेट द रिजल्ट हैज एक्सीडेड द कैपेसिटी ऑफ मशीन। ठीक है, आपका जो ओवरफ्लो फ्लैग है वो तब जो है अपनी बिट्स वो शो करेगा जब साइन नंबर्स को हम लोग, साइन नंबर्स जो होते हैं वो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब माइनस और पॉजिटिव जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। इसकी डिटेल देखते हैं ओवरफ्लो की क्या दी हुई है। यहाँ एक एग्जांपल है, इफ़ 7F H जो है वो हेक्सा को शो कर रहा है यहाँ पे, यूजिंग एन 8 बिट एडिशन टू 01H the result is 80। This result represents an overflow condition indicated by the overflow flag for signed addition। For unsigned operation the overflow flag is ignored। अनसाइंड जितने भी एडिशन सब्ट्रैक्शन है वहाँ पे ओवरफ्लो फ्लैग को इग्नोर कर दिया जाएगा। जब भी साइंड ऑपरेशन होगा तब जो है ओवरफ्लो फ्लैग जो है वो अपना बिट शो करेगा। नेक्स्ट हमारे पास फ्लैग्स आ जाते हैं IOPL, जो इसका शॉर्ट नेम है, यूज इन प्रोटेक्टेड मोड ऑपरेशन टू सेलेक्ट द प्रिविलेज लेवल फॉर IO डिवाइसेस। इसकी डिटेल देखते हैं कि IO क्या कर, IOPL इज यूज इन प्रोटेक्टेड मोड ऑपरेशन। ठीक है, इफ द IOPL is lower than the current privilege and an interrupt occurs causing execution suspend। Note that an IOPL of 00 is the highest or most trusted and an IOPL 11 is the lowest or least trusted। ठीक है, जो IOPL आपका फ्लैग है, इनपुट आउटपुट प्रिविलेज लेवल, ये प्रोटेक्टेड मोड ऑपरेशन में, ये प्रोटेक्टेड मोड और आपका जो रियल मोड है ये हम लोग इसी चैप्टर में ही आगे थोड़ा सा देखेंगे। ये शायद मैं आपको असाइनमेंट में इंक्लूड करवा दूँ, ये आपने लिख के देना है मुझे। तो इसको देखेंगे कि इन दोनों मोड्स में फ़र्क क्या है। तो ये फ्लैग बिट जो है ये उन मोड्स में यूज़ हो रहा है, उनमें से एक मोड में। नेक्स्ट हमारे पास नेस्टेड टास्क फ्लैग बिट है। ये क्या करती है, इंडिकेट द करंट टास्क इज नेस्टेड विद इन अनदर टास्क इन प्रोटेक्टेड मोड ऑपरेशन। ये भी प्रोटेक्टेड मोड ऑपरेशन जो माइक्रो प्रोसेसर के मोड्स हैं, एक रियल मोड और एक प्रोटेक्टेड मोड, उनमें जो है ये नेस्टेड टास्क वाला जो है वो यूज़ हो रहा है। अच्छा, दिस फ्लैग इज सेट व्हेन द टास्क इज नेस्टेड बाय द सॉफ्टवेयर। नेस्टेड लूप तो पढ़ा होगा आपने, तो ये जब एक टास्क के अंदर दूसरी टास्क परफॉर्म हो रही हो तो ये फ्लैग उस वक्त काम करेगा। नेस्टेड लूप आपने प्रोग्रामिंग में पढ़ा होगा। और उसके बाद हमारे पास RF है, रिज्यूम यूज विद डीबगिंग और टू कंट्रोल द रिजम्पशन ऑफ एग्जीक्यूशन आफ्टर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। ये आपके पास जो डीबग, मतलब कि अब जब एरर को आप सही कर रहे हैं तो उसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, पहले एरर ठीक करके तो ये रिज्यूम करने के लिए फ्लैग यूज़ होता है। ये बिट शो करेगा कि अब रिज्यूम कर दें या ना करें। इसी के बाद जो है हमारे पास वर्चुअल मोड एक फ्लैग बिट है जो सिलेक्ट करती है वर्चुअल मोड ऑपरेशन इन प्रोटेक्टेड मोड सिस्टम। इसका भी ताल्लुक प्रोटेक्टेड मोड से है, तो इसको देख लेते हैं कि इसमें फर्दर क्या है। वर्चुअल मोड जो है वो अलाउ करते हैं मल्टीपल डॉस मेमोरी पार्टीशन दैट आर 1 MB इन लेंथ टू को एग्जिस्ट इन द मेमोरी system। Essentially, this allows the system program to execute multiple DOS programs। VM is used to simulate DOS in the modern Windows environment। तो वर्चुअल मोड ऑपरेशन जो है वो आपके, सॉरी, वर्चुअल मोड फ्लैग बिट जो है वो आपकी ज़्यादातर ये डॉस मेमोरी पार्टीशन और
मेमोरी सिस्टम के लिए यूज़ हो रहा है जो मॉडर्न विंडोज़ एनवायरनमेंट है उसमें। नेक्स्ट फ्लैग बिट हमारे पास अलाइनमेंट चेक है। अलाइनमेंट चेक में हम लोग देखते हैं कि क्या है। फ्लैग बिट एक्टिवेट्स इफ अ वर्ड और डबल वर्ड इज एड्रेस्ड ऑन अ नॉन वर्ड और नॉन डबल वर्ड बाउंड्री। अलाइनमेंट चेक जो है वो ये चेक कर रहा है कि अगर आपके पास डबल वर्ड या वर्ड जो है वो एड्रेस मतलब ये बिट वाई साइज है ना डाटा का, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हैं डाटा साइज, बाइट फिर वर्ड फिर डबल वर्ड फिर जो है उसके आगे और भी एक हमने पढ़ा था क्वाड वर्ड इस तरह से। तो ये अलाइनमेंट चेक जो है ये उसके लिए यूज़ हो रही है कि अगर इस तरह का एड्रेस किया जाए और बाउंड्री जो है उसकी उसके मुताबिक ना हो, उसके साइज़ के मुताबिक। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ क्या लिखा हुआ है। द अलाइनमेंट चेक फ्लैग activates if a word or double word is addressed on a non word or non double word boundary. Only the 80486 microprocessor contains the alignment check bit that is primarily used by its companion numeric coprocessor for synchronization. ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कौन सा फ्लैग है। फ्लैग बिट है VIF, वर्चुअल इंटरप्ट इज़ अ कॉपी ऑफ द इंटरप्ट फ्लैग बिट अवेलेबल टू द Pentium 4। ये Pentium 4 में जो है यूज़ हो रहा है VIF। अब जितने भी आगे हम लोग फ्लैग बिट बढ़ते जा रहे हैं तो ये नेक्स्ट जो न्यू हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर थे जो ज़्यादा बिट को सपोर्ट करते हैं सिर्फ वहीं पे ही यूज़ होते हैं। तो इसको देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है। दिस यूज इन मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट टू प्रोवाइड द ऑपरेटिंग सिस्टम विद विजुअल इंटरप्ट फ्लैग एंड इंटरप्ट पेंडिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है। तो अगर हम लोग इसको फ्लैग रजिस्टर में इसका देखेंगे कि ये कौन से बिट पे आ रहा है तो ये आगे ही कहीं पे आ रहा होगा। जैसे ये हम लोग देखते हैं VIF, हाँ ये 19 बिट पे आ रहा है और इसने हमें बताया कि ये Pentium 4 में यूज़ हो रहा है। ठीक है। उसके बाद वर्चुअल इंटरप्ट पेंडिंग एक फ्लैग है, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट अ वर्चुअल मोड इंटरप्ट पेंडिंग पेंटियम यूज इन मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट टू प्रोवाइड वर्चुअल इंटरप्ट फ्लैग्स। तो VIF और VIP दोनों Pentium 4 में यूज़ हो रहे हैं। ठीक है। यहाँ से आप इसकी थोड़ी और डिटेल भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आइडेंटिफिकेशन फ्लैग है। इस फ्लैग में जो है इंडिकेट की जाती है माइक्रो प्रोसेसर फ्लैग इंडिकेट द पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर सपोर्ट द CPU ID इंस्ट्रक्शन। CPU ID इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड द सिस्टम विद इंफॉर्मेशन अबाउट द पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग इसको देखते हैं। द CPU ID से प्रोवाइड द सिस्टम अबाउट द सच एज इट्स वेरिएंट नंबर एंड मैन्युफैक्चर। CPU ID जो है आपकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो इस फ्लैग बिट से हो रही है माइक्रो प्रोसेसर को। ठीक है। तो CPU ID आप वैसे भी जो है कोई कमांड से भी देख सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन फ्लैग के बाद नेक्स्ट हमारे पास सेगमेंट रजिस्टर्स आ जाते हैं। ये जो रजिस्टर्स हैं ये एक स्पेशल पर्पस रजिस्टर हैं, जनरेट मेमोरी एड्रेसेस व्हेन कंबाइंड विद अदर रजिस्टर्स इन द माइक्रो प्रोसेसर। इनको और दूसरे रजिस्टर के साथ कंबाइन किया जाता है और ये मेमोरी के एड्रेसेस को जनरेट करते हैं। 4 और 6 सेगमेंट रजिस्टर्स इन द वेरियस वर्जन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, किसी में 4 होते हैं किसी में 6 होते हैं। A segment register function differently in real mode than in protected mode। ये जो रेल और प्रोटेक्टेड मोड हैं इन दोनों में ये डिफरेंट काम करते हैं। इसी चैप्टर में ये रेल और प्रोटेक्टेड मोड हम लोग डिस्कस करेंगे। फॉलोइंग इज अ लिस्ट ऑफ ईच सेगमेंट रजिस्टर अलॉन्ग विद इट्स फंक्शन इन द सिस्टम। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं कौन कौन से सेगमेंट रजिस्टर हैं उनके क्या क्या फंक्शन है। पहला सेगमेंट रजिस्टर है हमारे पास CS कोड सेगमेंट होल्ड्स। इसको हम लोग कोड सेगमेंट रजिस्टर कहते हैं। ये क्या कहते हैं, सेगमेंट होल्ड्स कोड सेगमेंट होल्ड्स कोड यूज बाय द माइक्रो प्रोसेसर। जितने भी आपके प्रोग्राम और प्रोसीजर में कोड यूज़ हो रहे हैं तो ये उनको सेगमेंट रजिस्टर जो है उनको इंडिकेट करता है या उनको जो आपको शो करता है कि ये कोड्स हैं प्रोग्राम और प्रोसीजर के जो माइक्रो प्रोसेसर यूज़ कर रहा है। इसी तरह DS डाटा सेगमेंट रजिस्टर है, कंटेन मोस्ट डाटा बाय अ प्रोग्राम
Data are accessed by an offset address or contents of other registers that hold the offset address. जो डाटा सेगमेंट रजिस्टर है ये आपके पास जो है डाटा एक्सेस करता है एक ऑफसेट एड्रेस से और कंटेंट्स ऑफ अदर रजिस्टर दैट होल्ड द ऑफसेट एड्रेस। ऑफसेट एड्रेस मेमोरी में मैं आपको बताऊंगा जब कुछ स्लॉट वगैरह डिस्कस करेंगे तो क्या होता है। एक स्लॉट के ऊपर या नीचे जो भी एड्रेस होगा वो उसका ऑफसेट एड्रेस होगा। नेक्स्ट हमारे पास एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर है एडिशनल डाटा सेगमेंट यूज बाय सम इंस्ट्रक्शन टू होल्ड डेस्टिनेशन डाटा। एक एक्स्ट्रा रजिस्टर है जिसको यूज़ किया जाता है डेस्टिनेशन डाटा को होल्ड करने के लिए। नेक्स्ट रजिस्टर हमारे पास स्टैक सेगमेंट रजिस्टर है डिफाइंस द एरिया ऑफ मेमोरी यूज फॉर द स्टैक। ये उस एरिया को डिफाइन करता है जहाँ पे हम लोग मेमोरी का पूरा एक स्टैक यूज़ कर रहे हैं उसका पार्ट। स्टैक एंट्री पॉइंट इज डिटरमाइंड बाय द स्टैक सेगमेंट एंड स्टैक पॉइंटर रजिस्टर। स्टैक पॉइंटर हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जैसे कि अभी बताया गया था कि सेगमेंट रजिस्टर जो है बाकी रजिस्टर के साथ मिलके ही काम करते हैं। तो स्टैक एंट्री पॉइंट जो है वो डिटरमाइन किया जाता है स्टैक सेगमेंट से और स्टैक पॉइंटर रजिस्टर से कि हमने मेमोरी के जो स्लॉट है उसके कौन से एंट्री जो है उसकी डाटा जो हमने डाटा एड्रेस करना है वो कौन सा पॉइंट होगा। तो बेस पॉइंटर रजिस्टर आल्सो एड्रेस डाटा विद इन द स्टैक सेगमेंट। एक बेस पॉइंटर भी था वो भी स्टैक सेगमेंट के थ्रू ही डाटा को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट हमारे पास एफ एस एंड जी एस 4 सेगमेंट रजिस्टर्स आपने देख लिए। तो लिखा हुआ था कि 4 या 6 जो है वो हर जगह पे मुख्तलिफ वेरिएंट्स में यूज़ हो रहे हैं या 4 या 6। तो ये रजिस्टर जो है ये सप्लीमेंटल सेगमेंट रजिस्टर्स हैं। ये 80386 से लेकर कोर टू माइक्रो प्रोसेसर तक यूज़ हो रहे हैं। ये क्या करते हैं कि अलाउ करते हैं 2 एडिशनल मेमोरी सेगमेंट्स फॉर एक्सेस बाय प्रोग्राम्स। अच्छा इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे वो एक पूरा फ्लैग रजिस्टर था उसकी फ्लैग बिट्स पढ़ रहे थे कि वो कैसे काम कर रही है। उसके बाद नॉर्मली जो पूरे पूरे रजिस्टर्स हैं वो शुरू हो गए थे जो सेगमेंट रजिस्टर्स थे स्पेशल पर्पस। तो ये उसके आखिरी 2 रजिस्टर हैं सेगमेंट रजिस्टर के। तो ये क्या करते हैं कि सेगमेंट्स आर सप्लीमेंटल सेगमेंट रजिस्टर अवेलेबल जो है 803 allow 2 additional memory segments for access by programs. Windows uses these segments for internal operations, but no definition of their usage is available. इनको हम 6 के 6 जो सेगमेंट रजिस्टर हैं इनको हम लोग बुक में भी देख लेते हैं कि ये क्या जो है हमें इजाफी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। जिस तरह कोड सेगमेंट है ये लिमिटेड है 64 के बाइट्स इन द 8088 से 802886 एंड 4G बाइट्स इन द 80386। इनकी जो डिटेल है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा और दूसरा ये है कि इस चैप्टर में हम लोगों ने सिर्फ जो है इतना ही क्लास में हमने इसको इंक्लूड किया सिलेबस में इस चैप्टर में से। बाकी जो है एक रियल मोड एड्रेसिंग है मेमोरी एड्रेसिंग और उसके बाद एक है आपके पास इस चैप्टर में प्रोटेक्टेड मोड मेमोरी एड्रेसिंग। इन दोनों के बारे में एक शॉर्ट ब्रीफ जो है वो एक आप लोगों ने बताना है। मैं असाइनमेंट दूंगा आपको कि उसमें इन दोनों में फ़र्क क्या है, ठीक है। और बाकी इस चैप्टर में मेमोरी पेजिंग वगैरह वो नहीं करनी, जो हाईलाइटेड है बस वो करना है। सॉरी मेमोरी पेजिंग भी मैंने हाईलाइट की हुई है, इसके बारे में भी आपको असाइनमेंट में इंक्लूड कर देंगे। फ्लैट मोड मेमोरी भी, तो इन सब के बारे में छोटी छोटी आपको एक्सप्लेनेशन जो है वो एक असाइनमेंट में देनी होगी। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो हमारे पास चैप्टर आ जाते हैं 3 जो हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे एड्रेसिंग मोड्स। तो इस चैप्टर में से इतना ही डाटा था जो हमने करना था माइक्रो प्रोसेसर के सिलेबस के लिहाज से। एक बार इसकी फ़िगर दोबारा मैं आपको दिखा दूं जो हमने रजिस्टर्स जो हैं वो पढ़े हैं। तो ये सारे रजिस्टर हमने जो पढ़े थे शुरू से लेकर RAXBCDX RBP RSA RDA RSP। उसके बाद R8 से R15 पढ़े, फिर ये R फ्लैग के हमने पूरे बिट्स पढ़े फ्लैग बिट्स। और RBP पहले पढ़ लिया था, उसके बाद ये वाले थे सेगमेंट रजिस्टर जो हमने एंड पे पढ़े हैं। तो ये सब आपको इसी के अंदर आ जाते हैं।
इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे और उसमें एड्रेसिंग मोड्स पढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है थर्ड। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।